नमस्कार, हमारी राय में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इजराइल और ईरान के बीच पिछले 4 दिनों से चल रही जंग और तेज होती जा रही है। वहीं संघर्ष को उकसाने वाले दावों की रफ्तार भी थोड़ी और बढ़ गई है। अमेरिका के बड़बोले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा है कि वो इजराइल और ईरान के बीच उसी तरह का समझौता कराने की कोशिश कर रहे हैं जैसा समझौता उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच मई में सैन्य टकराव यानी दोनों देशों के बीच जो संघर्ष हुआ था उस दौरान कराया था। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर मैसेज में डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि इजराइल और ईरान के बीच समझौता कराने के सिलसिले में फोन पर बहुत सारी बातें हो रही हैं और बहुत सारी बैठकें हो रही हैं। ट्रंप ने कहा है कि दोनों देशों का टकराव आसानी से खत्म हो सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी यही चाहते हैं। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान पर हमले में अमेरिका शामिल नहीं है, इसलिए ईरान किसी अमेरिकी ठिकाने को निशाना बनाने की गलती न करे। अगर ईरान ने ऐसा किया तो अमेरिका उसे ऐसा सबक सिखाएगा जिसकी कल्पना उसने कभी नहीं की होगी। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि ईरान का इस्लामी शासन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपना सबसे बड़ा खतरा मानता है और उसने उनकी हत्या की भी कोशिश की थी। रविवार को फॉक्स न्यूज से बात करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि वो उन्हें मारना चाहते थे। वो दुश्मन नंबर 1 हैं। ईरान के साथ टकराव में खुद को ट्रंप का जूनियर पार्टनर बताते हुए नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि दोनों नेता तेहरान के परमाणु हथियार विकसित करने की कोशिशों के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं। नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज को यह भी बताया है कि उनका मानना है कि इजराइल के आक्रामक कदमों ने ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम को काफी पीछे धकेल दिया है। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बयान दरअसल पहली नजर में बेतुके लग सकते हैं, लेकिन असल में ट्रंप और नेतन्याहू अब मनोवैज्ञानिक तरीके से बढ़त बनाने की जद्दोजहद कर रहे हैं, क्योंकि सारी कोशिशों के बावजूद ईरान को झुकाया नहीं जा सका है और न ही उसके न्यूक्लियर किले को भेदने में इजराइल को कोई सफलता अब तक मिली है। आपको बता दूं कि ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर फ्यूल इनरिचमेंट प्लांट तक इजराइल किसी भी तरह नहीं पहुंच पा रहा है, न उसे नष्ट कर पा रहा है। यह संयंत्र मध्य ईरान के कोम शहर से 20 मील और तेहरान से लगभग 100 मील दूर एक पहाड़ी के अंदर छिपा हुआ है। इसे ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम का किला भी कहा जाता है, क्योंकि यह प्लांट पहाड़ी में इतना अंदर बनाया गया है कि इसे भेदना आसान नहीं है। इसकी बनावट ने इसे एक न्यूक्लियर किला बना दिया है और यह इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC के बेस में बना हुआ है। इसे तोड़ने के लिए शक्तिशाली बंकर बस्टर बमों की जरूरत होगी, जिसे अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स से गिराया जा सकता है, लेकिन इजराइल के पास यह अभी नहीं है। इसलिए वो चाहता है कि किसी भी तरह अमेरिका इस युद्ध में सीधे तौर पर शामिल हो जाए। आपको बता दूं कि फोर्डो में 2011 में यूरेनियम समृद्धिकरण शुरू हुआ और आज इसमें 60% तक यानी 60% तक शुद्ध यूरेनियम जनरेट करने वाली क्षमता हो चुकी है। पिछले हफ्ते IAEA ने अपनी ताजा तिमाही रिपोर्ट में कहा था कि ईरान ने 60% शुद्धता तक समृद्ध यूरेनियम जमा कर लिया है। इस एजेंसी के अनुसार अगर यह स्तर 90% तक पहुंचा तो तकनीकी तौर पर इससे 9 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। इसीलिए अगर इजराइल को सचमुच ईरान को परास्त करना है तो उसे किसी भी तरह फोर्डो को ध्वस्त करना होगा। अगर वो इसमें नाकाम रहता है तो अब ईरान को जितना नुकसान हुआ है उसके बावजूद उसे झुकाना मुश्किल होगा। इजराइल यहीं पर परेशान है। इजराइल भी इस बात को जानता है। इसीलिए अमेरिका में इजराइल के राजदूत HEL लीटर ने कहा है कि पूरा ऑपरेशन असल में फोर्डो के खात्मे के साथ पूरा होना चाहिए। फोर्डो की सुरक्षा के लिए ईरान ने ऐसा इंतजाम किया है कि एक आध हमला मायने नहीं रखता दोस्तों। यहां S-300 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम, भूमिगत सुरंगें, मल्टी लेयर शील्ड और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम मौजूद हैं। यही वजह है कि फोर्डो पर साइबर, मिसाइल या जमीनी ऑपरेशन कुछ भी अकेले कारगर नहीं होगा। इसे तबाह करने के लिए कई स्तरों पर, कई लेवल पर एक साथ हमला करना होगा, वो भी बार बार करना होगा। अमेरिका अपने B-2 बम वर्षक से GBU-57 MOP यानी मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर MOP बम को गिराकर फोर्डो को तबाह कर सकता है, लेकिन वो राजनीतिक रूप से इस संघर्ष में शामिल नहीं होना चाहता, क्योंकि ट्रंप राजनेता से पहले व्यापारी हैं
तो वो अपना मुनाफा यानी शुद्ध मुनाफा देखकर ही ईरान के साथ युद्ध में उलझेंगे। अभी तो इजराइल का अघोषित पार्टनर बनकर ही वो काम चला रहे हैं, या इजराइल अपना काम चला रहा है अमेरिका को अपना पार्टनर कह के। वैसे एक तरफ ट्रंप ईरान को धमकी दे रहे हैं कि अमेरिका को निशाना बनाने की कोशिश न करे, दूसरी तरफ संघर्ष विराम करवाने की बात भी ट्रंप कर रहे हैं। वहीं नेतन्याहू ने ईरान के साथ जंग की शुरुआत की, लेकिन अब वो खुद को अमेरिका का जूनियर पार्टनर बता रहा है। कुल मिलाकर अमेरिका और इजराइल के ये बयान बता रहे हैं कि उनकी उम्मीदों के उलट ईरान को झुकाना अब आसान नहीं दिख रहा है। ईरान को रूस और चीन का साथ तो मिल ही चुका है। पाकिस्तान ने सारे इस्लामिक कंट्रीज को यानी OIC को के देशों को ईरान के साथ खड़े होने का आह्वान कर दिया है। इधर कतर और ओमान को ईरान ने साफ कर दिया है कि इजरायली हमले का जवाब देने के बाद ही सीज फायर पर बात हो सकती है। इस संदेश से साफ है कि ईरान पूरी ताकत से दुनिया के शक्तिशाली देशों के सामने खड़ा है। जिस तरह गरीब वियतनाम ने अरबों रुपए युद्ध में लगाने वाले अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था, आप याद कीजिए, क्या वही इतिहास एक बार फिर दोहराया जाएगा इस ईरान और इजराइल के युद्ध में? यह देखना होगा। वैसे तो यूक्रेन भी रूस के साथ जंग जारी रखे हुए है, लेकिन यूक्रेन को अमेरिका और पश्चिमी देशों का समर्थन मिल रहा है। मगर ईरान इस समय अकेला डटा हुआ है और अब यमन के हूती विद्रोही भी इजराइल पर हमला बोलकर ईरान का साथ दे रहे हैं। गजा को खत्म करने की सनक में, जी हां, गजा को खत्म करने की सनक में इजराइल पहले ही काफी नरसंहार कर चुका है और इसके खिलाफ इजरायली जनता में भी नाराजगी देखी जा रही है। और अभी तो इजराइल की राजधानी समेत हाइफा जैसे व्यापार के लिहाज से प्रमुख शहरों पर ईरान के हमले हो रहे हैं, तो इसका असर इजराइल की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ेगा। अदानी जैसे, जो भारत में अदानी है, गौतम अदानी जैसे जिन व्यापारियों के अरबों डॉलर इजराइल में लगे हुए हैं, वे आखिर कब तक इस नुकसान को बर्दाश्त कर पाएंगे? जाहिर है कि वे इजराइल और अमेरिका पर दबाव बनाएंगे। तो कुल मिलाकर दोस्तों, इस समय इजराइल और अमेरिका दोनों की हालत ईरान के सामने बिगड़ रही है। हालांकि ईरान को भी इजराइल के हमलों में बड़े नुकसान हो चुके हैं। उसके कई परमाणु वैज्ञानिकों की जान इजराइल ले चुका है। खबर तो यह भी थी कि इजराइल ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई को भी निशाने पर ले चुका था, लेकिन अमेरिका की चेतावनी के बाद इजराइल ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं, क्योंकि अमेरिका जानता है कि खामेनेई को अगर कुछ हुआ तो इसका व्यापक असर इस्लामिक देशों के साथ उसके संबंध पर पड़ेगा। इस बीच सवाल उठने लगे हैं कि आखिर नेतन्याहू ने ईरान पर हमला क्यों किया। दरअसल नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल ने यह कदम इसीलिए उठाया है क्योंकि अगर ईरान को नहीं रोका गया तो वो 1 महीने जितने कम समय में परमाणु हथियार बना लेगा। हालांकि इजराइल खुद अपने परमाणु हथियार को लेकर चुप्पी बरते हुए है और ईरान पर इल्जाम लगाते वक्त नेतन्याहू ने कोई सबूत भी पेश नहीं किए हैं। यह वैसा ही है जैसे अमेरिका ने इराक पर विनाशकारी हथियार होने का आरोप लगाते हुए हमला किया और सद्दाम हुसैन को फांसी पर चढ़ा दिया, लेकिन वो हथियार इराक से कभी बरामद नहीं हुए क्योंकि थे ही नहीं। आपको याद होगा कि इस साल मार्च में अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गाबार्ड ने अमेरिकी कांग्रेस को बताया था कि ईरान का समृद्ध यूरेनियम भंडार अपने उच्चतम स्तर पर है। उन्होंने कहा था कि यह बिना परमाणु हथियारों वाले किसी देश में इतना यूरेनियम भंडार होना आश्चर्यजनक है। लेकिन गाबार्ड ने कांग्रेस को एक और बात बताई थी। गाबार्ड ने कहा था कि अमेरिकी खुफिया तंत्र के आकलन के अनुसार ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा है क्योंकि ईरान के सर्वोच्च नेता ने परमाणु हथियार कार्यक्रम को अधिकृत नहीं किया है। वहीं अमेरिका में आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन में परमाणु अप्रसार नीति की निदेशक केल्सी डेवनपोर्ट ने कहा है कि अगर नेतन्याहू के पास परमाणु प्रसार के खतरे की जानकारी होती तो वो उसे अमेरिका के साथ साझा करते। इसके अलावा अगर ऐसी कोई जानकारी होती तो इजराइल शुरू में ही शायद ईरान के सभी प्रमुख परमाणु ठिकानों को निशाना बनाता। आपको बता दूं कि ईरान ने कहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण है और उसने कभी भी परमाणु हथियार विकसित करने की कोशिश नहीं की है। 2015 में ईरान ने दुनिया की 6 ताकतों के साथ एक समझौते पर सहमति व्यक्त की थी, जिसके तहत उसने अपनी परमाणु गतिविधियों पर प्रतिबंधों को स्वीकार।
इसके अलावा ईरान ने कठोर प्रतिबंधों से बचने के लिए आईएईए के निरीक्षकों की निगरानी भी स्वीकार कर ली थी। ट्रंप ने साल 2018 में अपने पहले कार्यकाल के दौरान अमेरिका को 6 देशों वाले इस समझौते से अलग कर लिया था। उन्होंने कहा था कि ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिहाज से यह समझौता काफी नहीं है। इसके बाद ट्रंप ने ईरान पर प्रतिबंधों को फिर से लागू कर दिया था। अब एक बार फिर ईरान अमेरिका के निशाने पर आ गया है। हालांकि इस बार बंदूक इजराइल के कंधों पर रखी हुई है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे हमारी राय के किसी और एपिसोड के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।